हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा कमर्शियल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। ठीक है, ये पूरे के पूरे वीडियो में हम इसको 5 भागों में पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ सेल अंडर सेक्शन 4। सेकंड होगा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड सेल, यानी कि एक वैध बिक्री के आवश्यक तत्व। थर्ड होगा फॉर्मेलिटीज एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। फोर्थ होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। एंड द फिफ्थ इज सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि सेल की लीगल डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, a contract of sale of good is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property of goods to the buyer for a price। ठीक है, यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन को समझते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि सेल क्या होती है। सेल होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज ए कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है या फिर एग्री होता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, किसको? बायर को। ठीक है, फॉर अ प्राइस, किसी ना किसी कंसीडरेशन, किसी ना किसी प्राइस के लिए। तो ये आपकी होती है सेल। अब सेल की डेफिनेशन को समझने के लिए ना हम तीन कोर टर्म्स को देखेंगे। फर्स्ट है प्रॉपर्टी, दूसरा है गुड्स, तीसरा है प्राइस। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, तो इसका मतलब होता है ओनरशिप, यानी कानूनी मालिकाना हक, लीगल राइट ऑफ द आइटम। सिर्फ फिजिकल पोजेशन या फिर मतलब आपके पास कागजात हैं, इससे ये होना काफी नहीं है, आपके पास उस प्रोडक्ट की फिजिकल पोजीशन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है गुड्स, ये मतलब माल और वस्तुएं। तो ना इसमें हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, जो हमारी चल संपत्ति होती है ना, वही आएगी यहाँ पे सेल के अंडर। लेकिन ऑक्शनेबल क्लेम्स जो कि दावेदारी अधिकारी या फिर मनी, पैसा है ना, इससे इन चीजों का ना इस सेल से, सेल ऑफ गुड्स से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राइस यानी कि कीमत। तो गुड्स के बदले में ना जो मनी कंसिडरेशन यानी कि मौद्रिक प्रतिफल पे किया जाएगा ना, उसे हम कहते हैं प्राइस। आइए अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड सेल, कि अगर कोई सेल है जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ ये एग्रीमेंट टू सेल है या सेल है, तो उसकी कुछ वैलिड कंडीशंस होती हैं, है ना, कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती हैं किसी एक वैध सेल को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आता है टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, यानी कि दो अलग पक्ष, तो एक बायर होगा एक सेलर होगा। सेकंड आता है मूवेबल गुड्स, यानी कि चलायमान वस्तुएं। ठीक है, तो जो भी सेल होगी ना वो किसी ना किसी मूवेबल गुड्स की ही होगी। ठीक है, हमेशा वो चलायमान वस्तु ही होगी। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। इसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक का हस्तांतरण। तो जनरल प्रॉपर्टी जो होगी ना वो सेलर से बायर के पास ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, फिर है मनी कंसिडरेशन, यानी कि मौद्रिक प्रतिफल। तो बदले में ना पैसा होना चाहिए, ना कि कोई बार्टर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही गिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल्स, यानी कि वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व किसी भी सेल को कंप्लीट होने के लिए। क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की भी एसेंशियल कंडीशंस इसके अंदर होनी चाहिए फुलफिल। जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। ठीक है, स्वतंत्र सहमति, लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस भी सामान को बेचा जा रहा है वो लॉफुल है, ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल ड्रग्स वगैरह सप्लाई कर रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप वो एक वैलिड सेल नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने की क्षमता। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमें बताया था कि पार्टीज को कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कैसे? कि वो अनसाउंड माइंड की नहीं होनी चाहिए, वो माइनर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं एसेंशियल कंडीशंस को एक एक करके। एक्सप्लेनेशन, टू डिस्टिंक्ट पार्टीज मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना मैंडेटरी है, एक बायर और एक सेलर। क्योंकि कोई भी अपना सामान खुद को बेच तो नहीं सकता है। ठीक है,
इसका बेसिक रूल भी यही है कि अ पर्सन कैन नॉट सेल गुड्स टू देमसेल्व्स, कोई भी व्यक्ति खुद को सामान नहीं बेच सकता है। दोनों पार्टीज का ना कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध के लिए सक्षम होना जरूरी है, मतलब उनका साउंड माइंड, स्वस्थ दिमाग होना चाहिए, लीगल एज उनकी अटेन हो जानी चाहिए, मतलब वो दोनों वयस्क होने चाहिए, और लॉ द्वारा उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया होना चाहिए। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है क्या, कि एक पार्ट ओनर यानी कि सह मालिक अपना शेयर दूसरे पार्ट ओनर को बेच सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एसेंशियल देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर, जो कि है मूवेबल गुड्स यानी कि चलायमान वस्तु। तो इसका मतलब होता है कि अंडर सेक्शन 27 गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, क्योंकि अब मनी भी तो मूवेबल है बट उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी को अलग कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड। तो इंक्लूड एज अ गुड्स तो में आएगा आपका स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ऐसी चीजें जो लैंड से अटैच्ड हैं पर सेल से पहले उन्हें अलग करने के एग्रीमेंट यानी एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल किया गया है। ठीक है, कि जैसे कि किसी ने कहा कि मैं पूरे का पूरा ही आपको खेत बेच रहा हूँ, तो वो खेत में ना, खेत में लगी हुई जो फसल है ना उसको बेच रहा है। तो जब वो मतलब बिक्री होगी ना, तो वो फसल उस खेत से अलग होगी और वो फसल बेच देगा, खेत उसके पास ही रहेगा। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गुड्स कौन सी नहीं आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति जैसे कि जमीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, मनी हो गया या फिर एक्शनेबल क्लेम्स हो गया। ठीक है, जैसे कि अनसिक्योर्ड डेट्स जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल है हमारा ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो ये तीसरा एलिमेंट होगा हमारा। ठीक है, ओनरशिप का ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जनरल प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाए, यानी बायर लीगल ओनर बनना चाहिए, ना कि सिर्फ पोजेसर। ठीक है, यहाँ दो टर्म्स को समझना जरूरी है, जनरल प्रॉपर्टी ओनरशिप यानी कि स्वामित्व। तो ये सबसे सेल के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब है कि बायर के पास लीगल टाइटल आता है जिससे उसके पास गुड्स को इंजॉय, यूज और डिस्पोज करने की एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। ठीक है, सेकंड होता है स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि पोजेशन। इसका मतलब होता है कि बिना ओनरशिप के भी सामान का जो कब्जा है ना वो मिल जाता है। ठीक है, मतलब सामान को होल्ड करना, जैसे कि प्लेज, गिरवी आ गया, या बेलमेंट जिसको हम उपनिधान कहते हैं, इसमें होता है। ठीक है, इसमें याद रखना कि स्पेशल प्रॉपर्टी से कभी भी सेल क्रिएट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा फोर्थ एसेंशियल आ रहा है प्राइस यानी कि मनी कंसीडरेशन। तो इसको हम चौथा एलिमेंट बोलते हैं अपना एक वैलिड सेल डीड का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए कंसीडरेशन या मनी का होना मैंडेटरी है। कंसीडरेशन का नेचर ही डिसाइड करता है कि ट्रांजैक्शन सेल है, बार्टर है या फिर गिफ्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं मनी ऑफ गुड्स, तो अगर गुड्स के बदले में मनी दी जाए तो वो सेल है, जो सेल ऑफ गुड्स 1930 से गवर्न होगी। अगर गुड्स के बदले गुड्स दिया जाए तो इसका मतलब ये बार्टर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ से गवर्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं नो कंसीडरेशन, अगर बिना किसी प्राइस के वॉलंटरी ट्रांसफर किया गया तो इसको हम क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, उपहार कहते हैं। ये भी सेल ऑफ गुड्स से नहीं गवर्न होगा। ठीक है, अब इधर एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखा गया है कि अगर कंसीडरेशन पार्टली मनी और पार्टली गुड्स है, जैसे कि पुराना फोन प्लस कैश देकर नया फोन लेना, तो उसे भी हम एक लीगल सेल ही मानेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एसेंशियल आता है हमारा एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो भी एसेंशियल्स चाहिए होते हैं वो सारे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डीड के लिए भी जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि फ्री कंसेंट, यानी कि जो पार्टीज हैं सेलर और बायर, वो विदाउट एनी कोअर्जन, विदाउट एनी प्रेशर, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इस बिक्री की जो एग्रीमेंट है इसके अंदर एंटर कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बायर और सेलर दोनों ही कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, दोनों ही व्यस्क हैं, दोनों ही अपने दिमागी रूप से स्वस्थ हैं
ठीक है। फिर है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो भी वो चीजें सामान बेच रहे हैं या बायर खरीद रहा है ना, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। कानून की नजरों में उसकी बिक्री जो है, उसका बेचना या खरीदना वैध है। और लॉफुल कंसीडरेशन, खरीदारी के बदले में जो कंसीडरेशन दी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, वो भी लॉफुल कंसीडरेशन है इसकी। अगर हम एसेंशियल्स का एक क्विक रिकैप देखें तो इसके अंदर पार्टीज होनी चाहिए मिनिमम टू, बायर एंड सेलर, दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो मूवेबल गुड्स होना चाहिए ओनली, जिसके अंदर भी एक्सेप्शन है क्या, हमारी ऑक्शनेबल क्लेम्स का और हमारे मनी का। ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफर, जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी कि वास्तविक जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। कंसीडरेशन यानी कि जो सामान आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। वो पार्टली पैसा पार्टली वस्तु मिल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन वस्तु बदले वस्तु मिलेगा तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। वस्तु के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम उसको तब भी नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो गिफ्ट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंग ना एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। इसके 4 तरीके हैं। क्या, इमीडिएट प्लस इमीडिएट हम लर्न करने के तरीके से याद करेंगे कि गुड्स की डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही तुरंत हो जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इमीडिएट प्लस फ्यूचर, यानी कि डिलीवरी तो तुरंत हो जा रही है पर पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट में या फिर फ्यूचर डेट पर होगी। ठीक है। इसके बाद है फ्यूचर प्लस इमीडिएट, यानी कि डिलीवरी फ्यूचर में होगी पर पेमेंट तुरंत हो जाएगी। इसके बाद है फ्यूचर प्लस फ्यूचर, यानी कि गुड्स की डिलीवरी और उसका पेमेंट दोनों ही फ्यूचर डेट्स पे होगा, जैसे कि हम कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है। तो अब इसमें याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के ना तरीके ओरल, रिटन या इम्प्लाइड किसी भी तरीके से, या इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 6 के अंडर गुड्स के ना 3 कैटेगरीज है। ठीक है। क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसको हम कहते हैं मौजूदा सामान, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पर सेलर के पास फिजिकली ओन्ड और पोजेस्ड होते हैं। ठीक है। यानी कि सेलर के पास है वो, उसका मालिकाना हक और कब्जा दोनों। नेक्स्ट आता है फ्यूचर गुड्स, मतलब कि भविष्य का सामान, जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेलर द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है या फिर एक्वायर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कंटीजेंट गुड्स, यानी कि आकस्मिक सामान। इसका जो एक्विजिशन है ना, एक अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर शिप सेफली आई तो मैं ये क्रॉप बेचूंगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसी एक शर्त पे डिपेंड हो गई। अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 3, ये कॉन्सेप्ट इस सेक्शन के अंडर दिया हुआ है। ठीक है। देखो, जब एक सेलर ओनरशिप को इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है, बल्कि किसी फ्यूचर डेट पर या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ट्रांसफर करने के लिए एग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। क्या बोला मैंने, कि जब एक सेलर ओनरशिप को इमीडिएट ट्रांसफर ना करके किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर करने का वादा करता है या किसी फ्यूचर कंडीशन के फुलफिल होने पर ट्रांसफर करने का वादा करता है, तो उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अब इसके दो की पॉइंट्स हैं। क्या, कि एग्रीमेंट टू सेल ऑटोमेटिकली सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, जब तय किया गया समय बीत जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम जब होगा वो इलैप्स्ड हो गया, या फिर जो कंडीशन तय हुई है ना वो पूरी हो जाए, कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो इन दोनों कंडीशन में एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। तो सबसे पहले आ रहा है फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक फिलहाल सेलर के पास ही है, ट्रांसफर फ्यूचर डेट पर या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ही होगा। नेक्स्ट आता है नेचर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित होने वाला अनुबंध। इसमें ना मेन ऑब्लिगेशंस जैसे कि टाइटल ट्रांसफर होना या फिर फाइनल पेमेंट होना, ये फ्यूचर में पूरे होने अभी बाकी हैं। ठीक है। इसके विपरीत जो सेल है ना, एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। और इसमें अभी जो ट्रांसफर होना या पैसा आना बाकी होता है। रिस्क ऑफ लॉस विद सेलर, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तब तक लॉस का रिस्क जो होता है ना वो सेलर के पास ही रहता है, भले ही गुड्स बायर की फिजिकल पोजीशन में ही क्यों ना चली गई हो। ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल हमारे पास है राइट टू रीसेल, दोबारा बेचने का अधिकार। क्योंकि सेलर अभी भी लीगल ओनर है, वो गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है। इस केस में ओरिजिनल बायर
सिर्फ डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, गुड्स रिकवर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच, यानी कि उल्लंघन के उपाय। अगर बायर ब्रीच करता है तो सेलर सिर्फ डैमेजेस का दावा कर सकता है, ठीक है, प्राइस का नहीं, अनलेस पेमेंट डिलीवरी से अलग किसी फिक्स डेट पर तय हो। अगर सेलर ब्रीच करे तो बायर सिर्फ डैमेजेस मांग सकता है, गुड्स नहीं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन का प्रभाव, कि अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर सिर्फ एक क्रेडिटर की तरह डिविडेंड क्लेम कर सकता है, और अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो सेलर डिलीवरी देने से मना कर सकता है, क्योंकि ओनरशिप तो अभी देनी बाकी है। सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ये क्वेश्चन 10 मार्क में भी आ जाता है, तो इसके लिए आप पहले सेल क्या होती है लिखेंगे, फिर एग्रीमेंट टू सेल क्या होती है, उन दोनों की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में लिख देंगे, फिर ये डिफरेंस लिखेंगे। तो देखते हैं अब इन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन। सबसे पहला आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल में इमीडिएटली बायर को ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट या कंडीशन पर डिपेंड होती है, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके विपरीत एग्रीमेंट टू सेल एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। रिस्क ऑफ लॉस की अगर हम बात करते हैं तो सेल में रिस्क बायर का होता है, एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क अभी सेलर का होता है, क्योंकि अभी डिलीवरी नहीं हुई होती है। रेमेडीज फॉर ब्रीच में अगर देखें तो सेल में सेलर प्राइस के लिए ना स्यू कर सकता है, और एग्रीमेंट टू सेल में अगर देखते हैं तो सेलर सिर्फ डैमेजेस के लिए ही स्यू कर सकता है। अगर हम राइट ऑफ रीसेल देखें तो सेल में सेलर रीसेल नहीं कर सकता, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर रीसेल कर सकता है, लेकिन डैमेजेस के लिए स्यू किया जा सकता है उसको, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर की अगर हम बात करते हैं तो सेल में बायर लिक्विडेटर से गुड्स क्लेम कर सकता है, एग्रीमेंट टू सेल में बायर सिर्फ डैमेजेस का डिविडेंड क्लेम कर सकता है। अगर हम ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात करें तो सेल में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर या कंडीशनल ट्रांसफर होता है। अब सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल का हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। देखो, सेल, द बुक स्टोर। आप एक बुक स्टोर में गए, काउंटर पर 500 रुपए दिए और बुक लेकर बाहर आ गए, ठीक है। जैसे ही आपने पे किया और बुक ली, ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो गई, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसके विपरीत अगर हम एग्रीमेंट टू सेल को देखते हैं तो द कार डीलरशिप, आपने एक स्पेसिफिक एसयूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन डीलरशिप को उसमें अभी एक्सेसरीज इंस्टॉल करानी है, ठीक है, और डिलीवरी नेक्स्ट थर्सडे को होनी है। तो नेक्स्ट थर्सडे तक जब तक एक्सेसरीज इंस्टॉल नहीं हो रही हैं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए तब तक ये एक एग्रीमेंट टू सेल ही बना रहेगा। अपने लेक्चर को खत्म करते हैं क्विक रिकैप के साथ। सेल सेक्शन नंबर 4(1) में डिफाइन है, जहां प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर होती है प्राइस के बदले, ठीक है। 5 एसेंशियल्स का एक साथ होना मैंडेटरी है। दो पार्टीज, मूवेबल गुड्स होने चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, प्राइस मनी होनी चाहिए, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। फिर फॉर्म इज फ्लेक्सिबल, यानी कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटन या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट है गुड्स 3 टाइप्स के होते हैं अंडर सेक्शन 6, क्या एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कंटीजेंट। एग्रीमेंट टू सेल हमेशा एग्जीक्यूटरी होता है, जहां ओनरशिप और रिस्क तब तक सेलर के पास होती है जब तक फ्यूचर इवेंट या फिर कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।